गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेंटर ऑफ मास का जो 6th लेक्चर है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। जैसे अभी तक हमने पढ़ा कि 2 बॉडीज, 3 बॉडीज, 4 बॉडीज रेस्ट पे है तो उनका सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे था। तो एक पॉसिबिलिटी है कि अगर इंडिविजुअल बॉडीज चलना स्टार्ट करे तो सेंटर ऑफ मास भी जो है मूव करना स्टार्ट करे। ऐसा हर बार होगा जरूरी नहीं है, मूव कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। कैसे? तो हमने याद करो देखा हुआ है कि जो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आती है वो आता है m1 r1 m2 r2 डॉट 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 mn rn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 डॉट 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 mn। अगर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें तो ये आएगा इसका डेरिवेटिव और ये आएगा m1 dr1 बाई डी टी, m2 dr2 बाई डी टी डॉट 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 mn drn बाई डी टी डिवाइडेड बाई सारे मासेस का सम। तो drcm बाई डी टी इज बेसिकली vcm and this must be equal to m1 v1 m2 v2 dot 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 mn vn divided by m1 plus m2 plus m3 dot 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 dot। हम इन वेलोसिटीज़ को चाहें तो एक्स और वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व करके भी लिख सकते हैं, लेकिन छोड़ देते हैं वैसे ही। इसको एक बार और हम अगर डिफ्रेंशिएट कर दे तो हमें ACM की वैल्यू मिल जाएगी एज m1 a1 m2 a2 mn an डिवाइड बाई m1 प्लस m2 डॉट 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 mn। मतलब अगर इंडिविजुअल पार्टिकल्स अगर मूव कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास भी मूव कर सकता है। मतलब हर बार सेंटर ऑफ मास मूव करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, ये दोनों के लिए हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप यहीं देख लो, जैसे 2 kg का मास है, 2 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। ये 1 kg का मास है, 3 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। तो अगर आप VCM निकालोगे तो VCM आएगा 2 इंटू 2 आई कैप 1 इंटू 3 आई कैप डिवाइड बाई 3। तो आप देख सकते हैं कि आंसर आ गया 7/3 आई कैप। मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल के भागने से सेंटर ऑफ मास भी भाग रहा है। लेकिन अगर हम एग्जांपल थोड़ा सा चेंज कर दें, जैसे ये 2 kg का 2 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है और इस डायरेक्शन में 1 kg वाला 4 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। तो अब जब हम VCM निकालेंगे तो समझ में आता है कि जो VCM आएगा वो आएगा 2 इंटू 2i प्लस 1 इंटू 4 माइनस आई डिवाइड बाई सारे मासेस का सम, मतलब 3। तो आप देख सकते हो ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे इंडिविजुअल पार्टिकल चल रहे हैं लेकिन सेंटर ऑफ मास 0 आ रहा है। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर 0 आनी है तो ध्यान रखिए कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू 0। इंडिविजुअल पार्टिकल्स अगर चल रहे हैं और सेंटर ऑफ मास फिर भी रेस्ट पे है तो ऐसे तभी पॉसिबल होगा जब पूरे सिस्टम का मोमेंटम इज 0।
ठीक वैसे ही हम एक्सेलरेशन के लिए भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। वैसे तो इसको हम बहुत डिटेल में आगे देखेंगे, लेकिन फिर भी एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। 2 kg का है और मान लो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भाग रहा है, और 1 kg का है और सपोज करो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भाग रहा है। तो जब हम यहाँ पे ACM निकालेंगे तो 2 × 1i प्लस 1 × 2i डिवाइड बाई 3, तो 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई कैप आंसर आ गया। लेकिन और एक एग्जांपल ले लें जिसमें 2 kg का ब्लॉक 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भाग रहा है और 1 kg का ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भाग रहा है। तो फिर अगर हम ACM कैलकुलेट करें तो हम देखेंगे ACM 0 आ जाएगा। तो ACM 0 तब आएगा, ACM ऐसे 0 आएगा 2 × 1 आई कैप 1 × 2 माइनस आई कैप, टोटल मास कर दो तो ये 0 आ गया। तो ध्यान रखिए कि इंडिविजुअल पार्टिकल अगर चल रहा है और पूरे सेंटर ऑफ मास का एक्सेशन अगर 0 आना है तो ऐसा तब होगा when F net on the system is 0। ठीक है, देखो 2 छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे ये एक पार्टिकल है 1 kg का 1 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। ये एक पार्टिकल है 2 kg का, ये एक पार्टिकल है इधर भाग रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, 37 का एंगल, 1 kg मास ले लो। और एक पार्टिकल ले लेते हैं जो कि इधर भाग रहा है, दिस एंगल इज 45 डिग्री एंड वेलोसिटी इज 2√2 मीटर पर सेकंड, मास 2 kg मान लेते हैं। तो इन सारे पार्टिकल्स का एक सेंटर ऑफ मास होगा, अपने को उस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, find velocity of center of mass of the system shown in the figure कहता है बताओ इस पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी। जब इंडिविजुअल पार्टिकल भाग रहे हैं तो अपने को सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लिखने का बड़ा सिंपल तरीका है, वो हम लोग उसको अप्लाई कर देते हैं। तो लिखा जाएगा VCM इज इक्वल टू 1 × 1 आई कैप 2 × 2 माइनस जे कैप 1 × जब इस 5 मीटर पर सेकेंड को रिजॉल्व करोगे तो समझ में आता है कि ये वाला 4 आएगा और ये वाला 3 आएगा, यानी 4i + 3j। ठीक है, और भी ऊपर में एक टर्म आएगा, इधर भी एक टर्म आएगा, इधर भी एक टर्म आएगा, 2 आने वाला है। तो ये कुल मिला के हो जाएगा 2 और वेलोसिटी आएगी 2 - i + 2 - j। और सारे मास का जब सम करेंगे
जब सारे मास का सम करेंगे तो आ जाएगा 1 + 2 + 1 + 2। अब VCM लिखने के लिए हमारा टारगेट है कि पहले हम आई वाले को एक साथ कर लेते हैं। तो 4 हो गया और ये 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई वाला 1 बच जाएगा। जे वाले को देखो तो -4 यहाँ, यानी -j रह गया। -j और -4 यानी कि 5 ऑफ -j डिवाइडेड बाई हो गया 6, यानी हम इसको लिख पाएंगे 1/6 आई कैप -5/6 जे कैप। यहाँ जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी अगर ध्यान से देखें तो दिख रहा है कि इधर वाला है 1/6 और इधर वाला जो है वो है 5/6। तो समझ में आता है कि जो रिजल्टेंट है वो कुछ इधर कहीं पे आएगा। ठीक है, तो ये वाला अपना दिख रहा है 5/6 और ये वाला अपना दिख रहा है 1/6। तो जो रिजल्टेंट आएगा दिख रहा है कि जो VCM का मॉड आएगा वो आ जाएगा √26/6 मीटर पर सेकंड। और ये एंगल अगर आपको निकालना है तो आप देख सकते हो कि जो tan अल्फ़ा आएगा वो आएगा 5/1। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स ऑफ 5। तो ऐसे हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो ये तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पे क्वेश्चन हो गया। जैसे ये हमारा ये एटवुड मशीन है। एटवुड मशीन में इधर हमने एक मास हैंग कर दिया है M1 और इधर एक मास हैंग कर दिया M2। एटवुड मशीन में जो कंडीशंस होती है आपको पता है, वो सारा कंडीशन लेना है। फाइंड द एक्सेलरेशन of center of mass of the system shown in the figure अब इस क्वेश्चन में जो इंटरेस्टिंग बात है कि ये आपको पता नहीं है कि M2 ग्रेटर है या M1। इसमें अच्छी बात है कि आप जो मर्जी है मान लें, आंसर एक ही ऐसा आने वाला है। तो हमने M2 को M1 से बड़ा मान लिया है, हमने एज्यूम कर लिया है। तो अगर ऐसा कर ले तो जो इनका एक्सेलरेशन होगा वो तो सीधा सीधा हम लिख पाएंगे M2 - M1 × G / M1 + M2। अब एक बार अगर लीनियर एक्सेशन आ गया है तो हम सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लिख पाएंगे ACM = M2 A - J M1 A + J / M1 + M2। यानी इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा M1 - M2 / M1 + M2 A जे कैप। अब हमने A की वैल्यू निकाल रखी है, इस A की वैल्यू को लिख दो -(M1 - M2 / M1 + M2 × G जे कैप। तो अगर ध्यान से देखो तो ये हो गया -(M1 - M2 / M1 + M2 का होल स्क्वायर × G जे कैप।
यानी इसको लिख दो m1 माइनस m2 या फिर m2 माइनस m1, जो भी कर लो। अब इसमें बड़ी अच्छी बात है कि आप m1 को बड़ा मानना है, m2 को बड़ा मानो, m1 को बड़ा मानना है, m1 को बड़ा मानो, जो मर्जी है, जिसको बड़ा मानना है मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा नीचे की तरफ आएगा। क्या आप सोच सकते हो कि क्यों कि m1 m2 के किसी भी वैल्यू के लिए सेंटर ऑफ मास नीचे क्यों आ रहा है? तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास के मोशन में जो हैवी मास है उसका डोमिनेंस ज़्यादा होता है, और आप कह रहे हो आप m1 लो या m2 लो, दोनों में से जो हैवी मास होगा वही नीचे जाएगा। तो जो अगर अभी हम m2 को नीचे मान रहे हैं तो m2 नीचे जाएगा, m2 नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है वो कंट्रोल्ड होगा m2 से। तो m2 अगर नीचे जा रही है तो सेंटर ऑफ मास भी नीचे जाएगा। अगर आप m1 को भी बड़ा मान लोगे तो भी कुछ नहीं होगा, m1 को बड़ा मानोगे तो वो नीचे आएगा, तो सेंटर ऑफ मास उसके हिसाब से। इसलिए आप देख भी सकते हो इस इक्वेशन में m1 m2 की वैल्यू को कुछ भी रखो, ACM हमेशा -j के अलॉन्ग ही आएगा। ACM जो आ रहा है इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ -j फॉर एनी वैल्यू ऑफ m1 एंड m2। अब कोई भी वैल्यू ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेंटर ऑफ मास का एक्शन है फाइंड acceleration of system shown in figure। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऐसा एक ब्लॉक है कि सपोज कर लो और ये अभी m ले लेते हैं, और ये आपको दे रखा है कि इधर आपको x एक्सिस लेना है, इधर आपको y एक्सिस लेना है, इसको z एक्सिस लेना है, ये ओरिजिन है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दो तो समझ में आता है कि जो a है इंडिविजुअल बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो तो सीधा आ जाएगा mg डिवाइडेड बाई m प्लस m, मतलब g/2। तो ACM लिखेंगे तो ACM दिखाई पड़ेगा m a माइनस j m a i डिवाइडेड बाई 2m। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा a i माइनस j डिवाइड बाई 2, और a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं तो लके डाल दिए, तो आंसर आ गया g/4 i माइनस j। तो आप देख सकते हो कि सेंटर ऑफ मास का एक्शन में निकाल लिया है। इसमें डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, आपको जो चाहिए सब आप निकाल सकते हो। और एक और एग्जांपल लेते हो, जैसे हमने ले लिया कि ये एक इंक्लाइंड है ऐसा, ठीक है, ये एंगल 30 का है और ये एंगल 60 का है। इंक्लाइंड इज फिक्स्ड, इंक्लाइंड जो है वो फिक्स्ड है। तो ये एंगल 90 हो गया। अब करा ये है कि इसके ऊपर एक ऐसा ब्लॉक रख दिया है, ठीक है, ऐसा एक ब्लॉक रख दिया है।
इस ब्लॉक का जो मास है वो है 2 kg और इसका नाम हमने रख दिया ए। ठीक है, और एक दूसरी ब्लॉक इसके ऊपर इस साइड पे रखा हुआ है। इसका जो मास है ये 3 kg का है और इसका नाम हम रख दिए बी। जितने भी कंटैक्ट सरफेसेस हैं वो स्मूथ हैं। तो अपने को इनके एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। और थोड़ा क्वेश्चन लिख देते हैं। Two blocks of masses 2 kg and 3 kg are placed over smooth fixed inclined plane as shown in figure. Find acceleration of center of mass of the system shown in figure। ठीक है, तो चूंकि अच्छी बात यह है कि इंक्लाइंड हमारा यहाँ फिक्स्ड, और इंक्लाइंड अगर फिक्स्ड है तो 2 kg वाला जो ब्लॉक है वो अपने को कुछ इस तरह से स्लाइड करता हुआ दिखेगा। जो 2 kg वाला ब्लॉक है वो अपने को कुछ इस तरह से चलता हुआ दिखाई देगा। और चूँकि स्मूथ इंक्लाइन प्लेन और एंगल 30 का है तो समझ में आता है अपने को कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो g sin 30 होगा, मतलब g/2 होगा। सिमिलरली जो इधर वाला ब्लॉक है, चूँकि 60 का एंगल है तो ये वाला जो है g sin 60 मतलब g√3/2 हो जाएगा। लेकिन हम तो इंटरेस्टेड है इंडिविजुअल बॉडी के एक्सेलरेशन में, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा जो इंटरेस्ट है वो बेसिकली सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन में है। तो अगर हम ACM लिखें तो हम लिखेंगे 2 kg तो है ही, अब g/2 इधर आ रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये इसका और इसका रिजल्टेंट है। ये वाला एंगल अगर 30 का है तो ये भी 30 का ही होगा। तो आ जाएगा cos 30 माइनस आई प्लस साइन 30 माइनस जे, साथ में g/2 तो है ही, प्लस 3 इंटू, अब समझ में आ रहा है कि ये इधर भाग रहा होगा तो हम इसको कह सकते हैं कि ये इसका और इसका रिजल्टेंट है। तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा। तो हम लिख पाएंगे cos 60 डायरेक्शन होगी प्लस आई, प्लस साइन 60 डायरेक्शन होगी माइनस जे, और साथ में आएगा g√3/2 और डिवाइडेड बाई दोनों मास का सम कर देते हैं तो 5 आ जाएगा। अब आई वाले को एक साथ करना है, जे वाले को एक साथ करना है, तो
सॉल्व कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो आप पहले इसको सॉल्व करते हैं ढंग से। तो कितना आएगा देखो, तो g अगर कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा √3/2 -i प्लस 1/2 -j प्लस 3√3g/2 1/2i माइनस √3/2j और होल डिवाइडेड बाई 5 तो है ही है। अब आई वाले को एक साथ कर लेते हैं। इसको और जब सिंप्लीफाई करेंगे और g/20 कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा √3i माइनस 11j, है ना। अब हम जो चाहेंगे इसका मैग्नीट्यूड चाहेंगे तो मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो इसकी जो वैल्यू आएगी अगर मॉड निकालते हो इसका, तो ये आ जाएगा √31/10 जी। √31/10 इंटू जी आ जाएगा। बाकी आप देख लो, डायरेक्शन निकालना, डायरेक्शन निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो ग्राउंड से कुछ हाइट पे हमने एक बॉडी को ऐसे फेंक दिया, 2 kg का बॉडी है। एक बॉडी को ऊपर फेंक दिया 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। और एक बॉडी को हमने किसी एंगल से फेंक दिया, सपोज करो 22 डिग्री का एंगल है और 7 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है और 3 kg का मास है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि तीनों बॉडीज का जो मोशन है वो फ्री फॉल है। तो अपने को निकालना है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास of the system shown in the figure अब जब हम ACM फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे M1 A1 M2 A2 M3 A3 by M1 plus M2 plus M3। तो अच्छी बात क्या है कि M1 का जो एक्सेलरेशन है वो तो ये है, M2 का एक्सेलरेशन भी ये है और M3 का एक्सेलरेशन भी यही है। तो समझ में आ रहा है कि अल्टीमेटली ये कैंसिल आउट होगा और आंसर ये आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर इंडिविजुअल बॉडीज़ का मोशन अगर फ्री फॉल है तो सेंटर ऑफ मास का मोशन भी जो है वो फ्री फॉल होगा, ठीक है। अब इसको जोड़ के इसको रिजल्ट की तरह आपको ध्यान रखना है। बॉडी को जैसे मर्जी है फेंकता रहे, फर्क नहीं पड़ता है, जो मोशन होगा सेंटर ऑफ मास का। Find the maximum height attained by
सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम ग्राउंड। जैसे हमने क्या किया है कि ये अर्थ सरफेस है, एक बॉल को 10 मीटर पर सेकंड से जिसका मास 2 केजी है उसको यहाँ से फेंक दिया। उसी लाइन पे एक बॉडी को 5 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो स्टार्टिंग में है वो कुछ 30 मीटर का है। तो कहता है बताओ कि सेंटर ऑफ मास ग्राउंड से कितना हाइट, मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। देखो अभी तक सेंटर ऑफ मास के आइडिया में हमें एक बात समझ में आया है कि सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट की तरह है जिसके पास अपनी वेलोसिटी होती है, जिसके पास अपना लोकेशन होता है, जिसके पास अपना एक्सेलरेशन होता है। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास की लोकेशन मालूम चल जाए, उसकी वेलोसिटी मालूम चल जाए, एक्सेस मालूम चल जाए, तो हाइट वगैरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वही करना है हमें यहाँ। तो आओ देखते हैं कैसे काम करेंगे। तो पहले अगर आप ध्यान से देखो तो सेंटर ऑफ मास कहाँ है पहले ये पता कर लेते हैं। एक यहाँ है और मान लेते हैं दूसरा पार्टिकल यहाँ है। तो सेंटर ऑफ मास हमें लिखना आता है, 2 केजी से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालना है तो ऊपर वो 1 केजी आएगा। तो 1 इंटू 30/3 यानी कि 10 मीटर की दूरी पे सेंटर ऑफ मास होगा। तो इधर कहीं होगा मान लेते हैं। ये पता चल गया कि सेंटर ऑफ मास 10 मीटर की दूरी पे है। अब चूंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी हम निकाल सकते हैं तो VCM आ जाएगा 2 इंटू 10 जे कैप 1 इंटू 5 माइनस जे कैप डिवाइडेड बाई 3 कर दो। तो ये आ जाएगा 15 जे कैप बाई 3 यानी आ गया 5 जे कैप। यानी जो सेंटर ऑफ मास है उसका लोकेशन ग्राउंड से 10 मीटर की ऊंचाई पे है। और बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि जो सेंटर ऑफ मास है उसके पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड की है। चलो भाई बड़ी अच्छी बात है। अब वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के पास पता है। और अभी हमने डिस्कस किया है प्रीवियस प्रॉब्लम में कि अगर इंडिविजुअल बॉडीज़ का मोशन अगर फ्री फॉल है तो सेंटर ऑफ मास का मोशन भी फ्री फॉल होगा। यानी ACM जब निकालेंगे इस सिस्टम का तो वो आ जाएगा G इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस जे कैप। यानी अच्छी बात ये है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है ऊपर लेकिन उसका एक्सेलरेशन है नीचे। कितना? तो वो है G। तो अब एक बात समझ में आता है कि हमने अब सेंटर ऑफ मास ग्राउंड से 10 मीटर की ऊंचाई पे, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, उसका एक्सेलेरेशन पता है। तो सेंटर ऑफ मास ग्राउंड से कितना ऊंचाई अटेन करेगा ये समझ में आता है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो ये जो अपना Hmax होता है, हमने काइनेमेटिक्स में इसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। आपको ध्यान हो अगर तो जो Hmax आता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से वो आता है V0 का स्क्वायर बाई 2G यानी 5 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 10 यानी कि 1.25 मीटर। और ऑलरेडी ग्राउंड से वो 10 मीटर की ऊंचाई पे है। यानी जो मैक्सिमम हाइट आएगा, मैक्सिमम हाइट ऑफ
11.25 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। जो सेंटर ऑफ मास है वो ग्राउंड से 11.25 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अब हम लोग सेंटर ऑफ मास का एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन HC वर्मा में भी है, क्वेश्चन नंबर 62 सेंटर ऑफ मास लीनियर मोमेंटम कोलिजन वाले में एक्सरसाइज में आप देख लेना। तो क्वेश्चन है ए स्मॉल ब्लॉक of super dense material has mass of 3 into 10 raised to the power 24 kg. It is situated at a height h much smaller than Earth's radius from where it fall on Earth's surface. Find speed when its height from the Earth's surface has reduced to h by 2 the mass of Earth is 6 into 10 to the power 24 kg। अब स्टूडेंट्स ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्यों है जरा समझो पहले आप। इसमें एक इंटरेस्टिंग डेटा जो दिख रहा है कि जो अर्थ का मास है वो पार्टिकल के मास का डबल है, जो कि नॉर्मली होता नहीं है। ठीक है, और ये समझ में आ रहा है कि ये अगर अपना अर्थ है, इसको अर्थ मान लें अगर हम लोग, और इसको अगर हम पार्टिकल मान लें। अब ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है कि पहले ये होता था कि अर्थ के सामने पार्टिकल का मास बहुत कम होता था। तो हम अगर ऐसा सोचें कि जो भी फोर्स दोनों के बीच में लग रहा होगा, अर्थ एक्सर्ट कर रहा होगा पार्टिकल पे और पार्टिकल एक्सर्ट कर रहा होगा अर्थ पे,
और अगर हम इन दोनों को एक सिस्टम की तरह ट्रीट करें तो अपने को एक बात अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि ये जो फोर्सेस एफ और एफ दिख रहे हैं ये इंटरनल फोर्सेस बन जाएंगे और इस केस में ACM जीरो आ जाएगा। और ACM अगर जीरो आ रहा है और इनिशियली इनके पास कोई वेलोसिटी है नहीं, यानी UCM भी जीरो है। अब ACM भी जीरो और UCM भी जीरो, इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल पार्टिकल तो चलेंगे लेकिन जो इनका सेंटर ऑफ मास होगा वो फिक्स रहेगा, वो चलने वाला नहीं है। अब ये कह रहा है कि स्टार्टिंग में दोनों के बीच का डिस्टेंस था h, अब कह रहा है कि सेपरेशन घट के जो है वो हो गया है कुछ ऐसा, कह रहा है कि h/2 हो गया है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस प्रोसेस में ये कितना चला और ये कितना चला। चूंकि सेंटर ऑफ मास फिक्स है तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि m1x1 इज इक्वल टू m2x2 जो हमने डिराइव किया हुआ है पहले भी, यानी m इंटू x1 इज 2m इंटू x2। m से हम कैंसिल आउट कर दूँ तो ये आ जाएगा x1 इज ट्वाइस ऑफ x2। और एक बात जो मार्क करने वाली वो है कि x1 प्लस x2 इज h/2। तो x2 की वैल्यू यहाँ ला के डाल दो तो x1 की वैल्यू आ जाती है h/3। ठीक है, तो और चूंकि हमको ये कह रखा है कि h की वैल्यू r के सामने बहुत छोटी है, इसका मतलब m ने जो बेसिकली हाइट लूज किया है वो h/3, तो पक्का उसकी जो वेलोसिटी आएगी दैट मस्ट बी इक्वल टू √2gh। तो आंसर आ जाएगा ऐसा। तो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। नॉर्मली होता ये है कि पार्टिकल चलता है लेकिन अर्थ रुका हुआ रहता है, इस केस में पार्टिकल भी मूव कर रहा है और अर्थ भी मूव कर रहा है इन ऑर्डर टू कीप द सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट। Three particles of equal masses are initially located at the vertex they start moving as shown in the figure. Then find the displacement covered by center of mass in time t। देखो उसमें मार्क करने वाली बात यह है कि तीनों पार्टिकल का मास सेम है और ट्रायंगल इक्विलैटरल है, तो जहाँ सेंट्रॉइड होगा सेंटर ऑफ मास वही होगा। ठीक है, और पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं,
तो अच्छी बात ये है कि जब हम VCM निकालेंगे तो VCM आएगा M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। तो ध्यान से देखो तो एक पार्टिकल इधर भाग रहा है MV से, एक इधर भाग रहा है MV से, और एक इधर भाग रहा है MV से, और हर दो के बीच का एंगल 120 है। तो समझ में आता है कि इन तीनों का जो वेक्टर सम आएगा वो 0 आएगा। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी 0 आएगी। अब सेंटर ऑफ मास के पास कोई वेलोसिटी तो है नहीं। जब सेंटर ऑफ मास के पास कोई वेलोसिटी है नहीं, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का t टाइम में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टाइम t इज 0। इसका मतलब ये होगा कि ये तीनों पार्टिकल जो भी पाथ फॉलो करना है करेंगे और जाके तीनों एक साथ सेंट्रॉइड पे मिलेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं पहले भी कई। फाइंड the center of mass of the remaining disk shown in the figure कहता है जो डिस्क हमें दिखाई पड़ रहा है, एक बड़े डिस्क से बेसिकली एक छोटा डिस्क काट के निकाल दिया है। तो कह रहा है इसका बचे हुए डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा बताओ। ठीक है, अगर इस डिस्क को देखें तो एक बात समझ में आ रहा है कि ये जो डिस्क है ये इस एक्सिस के अबाउट एकदम सिमेट्रिकल है। तो एक बात तो कंफर्म है कि इस वाले ज्योमेट्री का जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो पक्का इसी लाइन पे कहीं आएगा। लेकिन एक और अगर ध्यान से देखें तो इस लाइन के अबाउट अगर देखें तो साफ दिख रहा है कि इस लाइन के लेफ्ट में मास का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, मास ज़्यादा है, यानी कि सेंटर, और हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज शिफ्टेड टुवर्ड द हेवी मास। तो अगर हम ये मान ले कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, ऐसा मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, और हम ये मान रहे हैं कि ये वाला ओरिजिन सिस्टम है, तो जो डिस्क काट के हटाया है हम उसको अगर ला के चिपका दें तो पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो ओ पे आ जाएगा। हम इसी बात का फ़ायदा उठाने वाले हैं। तो अगर हम ये मान लें कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला कुछ x1 है, ऐसा मान लेते हैं, और ये वाला तो अपने को पता ही है कि r/2 हो जाएगा। बस वो डिस्क अगर होता तो उसका मास कितना होता वो निकाल लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, मास पर यूनिट एरिया ऑफ द गिवन डिस्क, तो ये हो जाएगा m/πr² माइनस πr²/4, यानी 4m/3πr² आ जाएगा ये। तो अगर छोटा वाला डिस्क होता MC, मतलब m छोटा, तो ये होता 4m/3πr²
इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो ये अपना m/3 आता है। तो अब हम यूज़ करने जा रहे हैं कि जो कटा हुआ डिस्क आपने निकाल दिया था, हम उसको लाके चिपका दिए, तो वो डिस्क और जो कटा हुआ डिस्क दिख रहा है, उन दोनों के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास O पे लाई करेगा। तो हम ये लिख पाएंगे कि m इंटू x1 मस्ट बी इक्वल टू m/3 इंटू r/2। तो आप देख सकते हो x1 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी r/6। अगर आप मास के टर्म में काम ना करना चाहो, आप सिग्मा के टर्म में काम करना चाहो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर वही आएगा। कैसे देखो, तो ये आपके मन में फोबिया नहीं होना चाहिए कि मास के टर्म में काम कर, किसी के टर्म में काम करो, आंसर एक ही आने वाला है। फिर हम डाल रहे हैं m1x1, तो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस इतना इज इक्वल टू सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू r/2। तो ये अपना आ जाएगा सिग्मा इंटू 3 पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू x1 इज सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू r/2। तो सिग्मा से सिग्मा काटो, पाई आर स्क्वायर भी काट दो, 4 से 4 भी काट दो, तो आप देख सकते हो x1 की वैल्यू जो है वो r/6 आ जाएगी। तो आप किसी भी टर्म में काम कर सकते हो, मास के टर्म में लगता है मास के टर्म में कर लो, सिग्मा के टर्म में लगता है सिग्मा के टर्म में कर लो, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं। तो ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको एक दे देता हूँ, आप ट्राई करेंगे इसको। जैसे अब क्या किया है कि एक सर्कुलर डिस्क ले लिया है, ए स्क्वायर प्लेट इज रिमूव्ड a square plate is removed from the disc shown in figure. Find the center of mass डिस्क। ठीक है, इसको आप खुद ट्राई करें और मैं इसका आंसर आपको लिख देता हूँ। जो आंसर आएगा कि सेंटर ऑफ मास सी के लेफ्ट में नज़र आएगा, सिमेट्रिकल एक्सिस पे होगा, और जो डिस्टेंस आएगा एक्स सी वो आएगा r डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ 2 पाई माइनस 1। ठीक है, आप इसको खुद ट्राई करें, बिल्कुल एक जैसा ही कॉन्सेप्ट है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। और सेंटर ऑफ मास के बारे में कुछ 2-3 छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो देख लेते हैं। Some important points regarding center of mass. तो
अगर हम बात करें पहली बात ये, जैसे मान लो ये दो बॉडीज है, ये M1 है और ये M2 है, और इन दोनों का मोशन सिर्फ इनके म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से हो रहा है। तो एक बात तो कंफर्म है कि दोनों पे लगने वाले फोर्सेस हमेशा सेम ही होंगे। तो अगर आप M1 और M2 दोनों को एक सिस्टम की तरह ट्रीट करें तो उसका ACM 0 आएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि सेंटर ऑफ मास के मोशन को जो कंट्रोल करता है वो एक्सटर्नल फोर्सेस कंट्रोल करते हैं। इंडिविजुअल बॉडी का जो दोनों पे लगने वाले फोर्सेस सेम है, तो सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो ACM मस्ट बी 0। आप चाहो तो ऐसे भी इनको चेक कर सकते हो। आप लिखोगे M1 F/M1 I कैप प्लस M2 F/M2 माइनस I कैप डिवाइड बाई M1 प्लस M2। आप देख सकते हो वो 0 आ रहा है। वो होना भी था। अगर आप इन दोनों को एक सिस्टम की तरह ट्रीट करते हो तो F जो फोर्स दिख रहा है वो इंटरनल फोर्स बन गया, चूंकि सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो ACM 0। और पहले भी हम देख चुके हैं कि स्टार्टिंग में M1 M2 अगर रेस्ट पे है तो UCM भी 0, तो UCM भी 0 ACM भी 0। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जहां था, मतलब सेंटर ऑफ मास के पास ना कोई वेलोसिटी है ना कोई एक्सेलरेशन है। इसका मतलब ये है कि M1 चलेगा M2 चलेगा लेकिन सेंटर ऑफ मास वही रहेगा। इसका मतलब ये दोनों पार्टिकल जो है वो कोलाइड करेंगे वहां पे जहां पे दोनों का सेंटर ऑफ मास होगा। हम पहले भी इसका एप्लीकेशन कर चुके हैं। तो यहाँ जो सीखने वाली बात है कि व्हेनेवर बॉडीज मूव अंडर द एक्शन ऑफ इंटरनल फोर्सेस ओनली देन ACM इज 0। तो इसका एक और एप्लीकेशन हम देख सकते हैं स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग तो बड़ी अच्छी बात है कि हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएगा। आप दोनों को सिस्टम मान लो तो ACM तो हमेशा ही 0 आएगा। अब देख लो, कुछ भी इलॉन्गेशन कंप्रेशन ले लो, समझ में आता है कि एक फोर्स यहाँ लग रहा होगा, एक फोर्स यहाँ लग रहा होगा, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम ही आना है, तो ACM हमेशा 0 मिलेगा। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करेगा आपको कि ऐसे केसेस में आपको किसी, जैसे एग्जांपल के लिए एक ब्लॉक दे दिया, ऐसा स्प्रिंग से अटैच कर दिया। मान लो इसका मास m है और इसका मास 2m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है। स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी v0 है और इसकी वेलोसिटी 2v0 है। आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा बताओ कि अगर स्प्रिंग का मैक्सिमम इलॉन्गेशन x मैक्स है तो बताओ x मैक्स बाई 2 पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी। अब बच्चा क्या करता है कि बच्चा कैलकुलेशन करना स्टार्ट करता है टुवर्ड दोनों बॉडीज की वेलोसिटी निकाल लेते हैं। जब स्प्रिंग का इलॉन्गेशन x मैक्स बाई 2 होगा, वो पहले तो x मैक्स निकालेगा, फिर x मैक्स बाई 2 पे वेलोसिटी, बड़ा झंझट वाला काम है। अभी हमने सीखा है चूंकि दोनों बॉडीज का मोशन, अगर हम स्प्रिंग फोर्स की वजह से दोनों बॉडी को हम सिस्टम की तरह मान ले तो स्प्रिंग फोर्स जो है वो इंटरनल फोर्स बन जाएगा और ACM 0 हो जाएगा। और ACM अगर 0 हो गया इसका मतलब VCM कांस्टेंट हो जाएगा। और VCM अगर कांस्टेंट है इसका मतलब एक किसी पर्टिकुलर टाइम पर हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल ले तो किसी भी टाइम पे हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालेंगे तो वही आएगा। तो गिवन जो सिचुएशन हमें एक प्रॉब्लम में दे रखा है, हम उस समय सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो हो गया mv0, तो ये हो गया 2m इंटू 2v0, इतना तो आ जाएगा 5/3v0।
तो इस इंस्टेंट पे अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 5/3 v0 है, तो आगे आप किसी भी इंस्टेंट पे निकाल लो, कुछ भी इलॉन्गेशन पे निकाल लो, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वही रहेगी। ठीक है, तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर जरूरत पड़ने पे स्प्रिंग वाले केस में हम m1x1 = m2x2 भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? सपोज कीजिए कि ये एक ब्लॉक है जिसका मास है m1 और ये एक ब्लॉक है जिसका मास है m2। दोनों को स्मूथ सरफेस के ऊपर रख दिया गया और अभी जो स्प्रिंग में इलांगेशन है वो है x। तो कहता है बताओ कि जब स्प्रिंग अपना नेचुरल लेंथ एक्वायर कर लेगा उस समय दोनों बॉडीज का डिस्टेंस कितना कितना होगा, दोनों बॉडीज कितना कितना डिस्टेंस मूव करेंगी। तो बड़ा सिंपल एक बात आप कह सकते हो, फिर वही कहानी है, UCM0 स्टार्टिंग में दोनों के पास कोई वेलोसिटी नहीं है तो UCM0 ACM0 और सेंटर ऑफ मास जहाँ था वहीं फिक्स रहेगा और उसी को हम ओरिजिन मान लें तो हम ये लिख पाएंगे कि m1x1 = m2x2। x1 वो डिस्टेंस है जो नेचुरल लेंथ आने में m1 चला होगा, वैसे ही x2 है। और सिमिलरली x1 + x2 इज बेसिकली x। तो आप देख सकते हो कि x1 x2 में हमारे पास दो इक्वेशन, दो अननोन है, फिर हम जो चाहेंगे सब कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से हम x1 अगर निकालना चाहें तो ये आ जाएगा m2x / m1 + m2 और x2 निकालना चाहें तो आ जाएगा m1x / m1 + m2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास के। सब बड़े अच्छे एप्लीकेशन है, हमें ध्यान देना चाहिए। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है, हर बुक में हमें मिल जाता है। जैसे ये अपना एक बोट है, ठीक है, बोट जो है ऐसा दे रखा है, बोट का अपना मास हुआ सब मेंशन किया हुआ है, मान लो कैपिटल है, मास ले लेंगे। और इधर एक आदमी खड़ा है दूसरे एंड पे और अपने को ये लेंथ दिया हुआ है। मैन का मास स्मॉल m ले लेते हैं, बोट का मास कैपिटल M लेते हैं। क्वेश्चन आएगा फाइंड the distance moved by boat until the man reaches other end। कह रहा जब तक वो आदमी अदर एंड को नहीं पहुंच जाता है तब तक जो है बोट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। कभी कभी पूछ लेगा आदमी का डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना हुआ, तो ये सब हमें निकालना होता है। अब एक बात ध्यान से देखें और सोचें कि अभी चूंकि दोनों ही रेस्ट पे हैं तो मैन भी रेस्ट में है, बोट भी रेस्ट पे है, यानी दोनों के सिस्टम का UCM है 0। दूसरा, बोट और आदमी के बीच में अगर आप ध्यान से देखो तो लगने वाला एक ही फोर्स है, फ्रिक्शन। आदमी पे फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा और वही फ्रिक्शन बोट पे पीछे लग रहा होगा। और आदमी और बोट दोनों को सिस्टम की तरह हम ट्रीट करें तो समझ में आता है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसका ACM तो पक्का 0 होने वाला है।
YCM वाला लिख के कोई फ़ायदा हमको होना है नहीं, तो हम उस पर दिमाग नहीं लगा रहे। तो अगर हम देखें कि UCM का x कॉम्पोनेंट 0 है, ACM का x कॉम्पोनेंट 0 है, तो एक बात तो कंफर्म रहेगा कि सेंटर ऑफ मास जहाँ था वहीं रहेगा, वो हिलने डोलने वाला तो है नहीं। तो अब ये हुआ कैसे? बच्चे कहते सर इसको डायग्राम बना के जरा समझा के बताओ कैसे हुआ। तो आओ देखते हैं पहले। जैसे मान लो कि ये अपना ये है, बोट है और ये आदमी है, तो समझ में आता है कि भाई सेंटर ऑफ मास अभी इधर कहीं होगा, थोड़ा सा आदमी की तरफ शिफ्टेड होगा, मान लिया मैंने ऐसे। अब क्या होगा कि भाई आदमी चलेगा, बोट चलेगा, लेकिन चूंकि हमें ये बोल रखा है कि सेंटर ऑफ मास नहीं चलेगा, यानी कि फाइनली जो सिनेरियो हमको नजर आएगा वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए। अब देखो, आदमी चला, बोट चला, लेकिन सेंटर ऑफ मास नहीं चला। सेंटर ऑफ मास जहाँ था वही है, लेकिन मैन का मूवमेंट भी हो गया और बोट का मूवमेंट भी हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत दिखाई देने वाले हैं। तो इसमें आपको करना ये है कि M1 x1 इनिशियल, M2 x2 इनिशियल by M1 plus M2 is M1 x1 final, M2 x2 final by M1 plus M2। हमें कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट जहाँ पहले था बाद में वही रहेगा। अब M1 प्लस M2 को हमने काट दिया, तो यहाँ से रिलेशन बन गया M1 x1 f माइनस x1 i, ये आ जाएगा x2 f माइनस x2 i 0। तो इसको हम लिख पाएंगे M1 डेल्टा x1 प्लस M2 डेल्टा x2 0। और ये बड़े कॉमन सेंस की बात है कि डेल्टा x1 क्या है? 1 का डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वैसे ही डेल्टा x2 क्या है? 2 का डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब इस बोर्ड वाले प्रॉब्लम में आते हैं। तो बोर्ड वाले प्रॉब्लम को हमें करना है तो हम ऐसे लिखेंगे, हम M1 मान रहे हैं मैन को, तो हम लिखेंगे कि M1, चूंकि बोर्ड का डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इजी नहीं है, बोर्ड के रेस्पेक्ट में इजी है, तो हम उसको ऐसा कर देते हैं, हम कर देते हैं x1 2 प्लस x2। मैंने डेल्टा x1 को x1 लिखना शुरू कर दिया है, x से लिखना शुरू कर दिए, वो भी वही डिस्प्लेसमेंट ही है, और इसको ये कर दिए, क्योंकि 2 का डिस्प्ले मतलब बोर्ड का जो है डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इजी है, कोई दिक्कत है नहीं। तो x2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस M1 x1 2 बाई M1 प्लस M2। और ध्यान से देखो कि x1 2 जो आ रहा है दैट इज बेसिकली L इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस आई कैप। तो जब पुट कर दोगे तो आ जाएगा M1 L आई कैप बाई M1 प्लस M2। आप देख सकते हो कि 2 का डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, नहीं आएगा, हमने आंसर निकाल लिया है। तो ये काम करना है, आपको पहचानना है कि कौन इसमें मैन का काम कर रहा है, कौन बोट का काम कर रहा है, तो आप सीधा रिजल्ट लिख पाओगे। आप इसको भी सीधा सीधा अप्लाई कर सकते हो। कभी कभी आ जाता है, बताओ इस प्रोसेस में मैन ने कितना मूव किया, तो हम लिख पाएंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन can be written as displacement of man with respect to boat plus displacement of boat। displacement of man with respect to boat इधर है, वो भी L है, और displacement of boat वो इधर है, और वैल्यू है M1 L by M1 plus M2। अपने को इन दोनों का रिजल्टेंट लेना है, तो
हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आएगा नहीं आएगा। तो आंसर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन जो आएगा वो आएगा m2l बाई m1 प्लस m2 और डायरेक्शन आ जाएगा -i कैप। तो ऐसे चीज़ों को आप एनालाइज कर सकते हो, बस आपको फील लाना है कि इसमें मैन कौन है बोट कौन है। जैसे और एक एग्जांपल देखो इसी का ही, जैसे एग्जांपल के लिए बहुत सारा हम केस ले सकते हैं। कैसे देखो, अब जैसे एग्जांपल हमने लिया है कि एक बड़ा सा हॉलोस्फेयर है, उस हॉलोस्फेयर के अंदर एक छोटा सा बॉल रख दिया है। तो जब ये हॉलोस्फेयर के अंदर छोटा सा बॉल चलना शुरू करेगा तो समझ में आता है कि चल के एक बार को ऐसे आएगा बॉटम पे, और उतने टाइम में हॉलोस्फेयर भी अपना कुछ मूव कर जाएगा। तो पूछता है बताओ कि हॉलोस्फेयर का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा व्हेन बॉल रीचेस द बॉटम ऑफ द ट्रैक हॉलोस्फेयर। तो अगर आप रियलाइज़ करो कि जैसे पिछले जो हमने डेरिवेशन किया है तो बोट का मोशन आसान था ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ हॉलोस्फेयर का मोशन आसान है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो बोट का काम हॉलोस्फेयर करेगा, मैन का काम स्मॉल एम करेगा। तो ये जो रिजल्ट मैंने आपको बताया था आप सीधा सीधा अप्लाई कर सकते हो। तो लिखेंगे x2 इज इक्वल टू माइनस m1 x12 बाई m1 प्लस m2। मतलब हमने m1 बॉल को मान लिया है, m2 हॉलोस्फेयर को मान लिया है। तो बस अब लिख दो तो आंसर ही एक लाइन में आ जाएगा। m1 की जगह पे m लिखेंगे, x12 यानी 1 का डिस्प्लेसमेंट 2 के रेस्पेक्ट में जो होगा दैट इज बेसिकली ये वाला। लेकिन अपने को तो उसका x कंपोनेंट चाहिए, तो वो तो आ रही है। तो ये हो गया इतना बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M। आंसर साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो x2 है वो पीछे भाग रहा होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे फिर हमने वही एग्जांपल ले लिया, स्मॉल m बॉटम पे आएगा तो वही UCM 0 है, ACM का x कंपोनेंट 0 है। तो सारी बातें वही अगर देखें तो फिर समझ में आता है कि जो x2 होगा फिर से लिखा जा सकेगा माइनस m1 x12 बाई m1 प्लस m2। और समझ में आ रहा है कि m1 का जो काम है वो बेसिकली कर रहा है ब्लॉक, जिसका जो मोशन कॉम्प्लीट है वो ब्लॉक बन जाएगा। तो लिख देंगे m और x12 मतलब 1 का डिस्प्लेसमेंट 2 के रिस्पेक्ट में होना तो ये वाला चाहिए, लेकिन अपने को उसका x कंपोनेंट लेना है, ये लेना है। तो अगर हम इसका नाम कुछ p कर दें तो दिख रहा है tan थीटा कैन बी रिटन एज h बाई पी। tan थीटा कैन बी रिटन एज h बाई पी, यानी p की वैल्यू हो गई h कॉट थीटा। अब देख सकते हो एक बार में आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन में बच्चों को लगता है अरे 3 ब्लॉक का सिस्टम आ गया, तो सर ने तो 2 ब्लॉक वाला कराया तो इससे होगा नहीं। लेकिन हाँ ये तब भी होगा क्योंकि ब्लॉक और प्लैंक के बीच में कोई मोशन नहीं हो रहा है। तो प्लैंक और मैन दोनों को हम एक मान सकते हैं और ब्लॉक का काम स्मॉल m करेगा। तो x2 लिखा जा सकता है फिर से माइनस m इंटू एल बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M प्लस m1। हाँ, अगर मैन और प्लैंक के बीच में रिलेटिव मोशन होता तो फिर हम ये नहीं लिख पाते। लेकिन यहाँ पे 3 ब्लॉक का सिस्टम ही आ गया है। अब 3 ब्लॉक का सिस्टम अगर आ गया तो फिर अपने को ड्राइव करना पड़ेगा। बाकी वो UCM 0 है, ACM x के अलावा सब 0 है। तो हम ये लिख पाएंगे कि m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 इज इक्वल टू 0। तो लिखेंगे x1 को लिख देंगे x1 बोर्ड का नाम 3 कर देते हैं, x1 3 प्लस x3
इसको कर देते हैं x23 प्लस x3 प्लस m3 x3 इज इक्वल टू 0। तो x3 की वैल्यू हम यहाँ से बना लेंगे एज माइनस m1 x13 माइनस x23 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। अब ध्यान से देखो, चूंकि ए और बी ने अपना पोजीशन इंटरचेंज कर लिया है, तो आप क्या कर सकते हो, आप कह रहे हो कि वो वहाँ चला गया, तो 1 का डिस्प्लेसमेंट 3 के रिस्पेक्ट में लिखा जाएगा एल आई कैप, प्लस मान के लिख लेते हैं तो माइनस m1 l हो जाएगा। तो 2 का डिस्प्लेसमेंट 3 के रिस्पेक्ट में माइनस l लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा m2l बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। अब m1 m2 के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि बेसिकली बोर्ड का डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, नहीं होगा। m1 m2 इक्वल हो गया तो समझ में आ रहा है कि बोर्ड का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। देखिए एप्लीकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में बहुत कुछ नहीं है। पहला एप्लीकेशन है टू राइट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज, है ना। अभी हम लोग पहले वर्क पर एनर्जी में भी कर चुके हैं, जैसे रॉड है, मास m है, लेंथ l है, ठीक है ना। तो हम लोग कहते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पे होगा, तो हम लोग इसको एक पॉइंट मास बना लेते हैं, तो इसको हम लोकेट कर देते हैं l/2 पे। तो अब रॉड का पोटेंशियल लिखने के बजाय हम पॉइंट मास का लिख लेते हैं, तो हमें रॉड का पोटेंशियल मिल गया mg इंटू l/2। सेमी सर्कुलर रिंग में भी वही कहानी है। अपने को पता होता है कि रिंग का सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ से 2r/π पे होता है। मास अगर m है तो इसकी पोटेंशियल भी हम इस रेफरेंस लेवल से लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा mg इंटू 2r/π। ठीक है, तो ऐसे आप पोटेंशियल, तो पहला एप्लीकेशन तो ये। और दूसरा एप्लीकेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है जो कि रोटेशन में भी आपको दिखाई देगा। जब किसी भी सिस्टम को आप हैंग करेंगे, कहीं पे भी हैंग करेंगे, मान लीजिए आप यहाँ हैंग करते हैं, तो एक बात कंफर्म है कि जब बॉडी इक्विलिब्रियम में आएगा तो उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो पक्का उसके ठीक नीचे होगा। अगर नीचे नहीं हुआ तो वो ऑसिलेट करता रहेगा। जैसे आप एग्जांपल ले लो, सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल ले लो। अब देखो सेंटर ऑफ मास एकदम उसके ठीक नीचे है। रॉड का एग्जांपल ले लो, डिस्क का एग्जांपल ले लो, रिंग का एग्जांपल ले लो, कई एग्जांपल हैं, छोटे छोटे एग्जांपल है। वैसे तो आप देख सकते हो सेंटर ऑफ मास के ठीक नीचे होगा, डिस्क में भी, सब में ही होने वाला है। लेकिन इस चीज़ को जब हम कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में लगाते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से एक दो क्वेश्चन समझाता हूँ। देखो जैसे मान लो कि ये एल शेप का कोई रॉड है, एल शेप का कोई रॉड है ऐसा, और यहाँ पे हमने रस्सी वस्सी ऐसे कुछ लगा दिया है। दोनों रॉड का मास लेंथ सब सेम है, अचानक से इसको हमने काट दिया, तो लंबे समय के बाद ये इक्विलिब्रियम में आएगा। और इक्विलिब्रियम में जब आएगा तो कहता है बताओ इक्विलिब्रियम में कैसा नजर आएगा। देखो पहले ये देखते हैं। तो इक्विलिब्रियम में ये ऐसा
ऐसा कुछ दिखेगा। और जब भी अपने आप को कोई ज्योमेट्री इक्विलिब्रियम में दिखती है तो हमारे दिमाग में एक बात 100% आना चाहिए कि इसका सेंटर ऑफ मास के पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के ठीक नीचे होना ही होना है, अगर कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है तो। ठीक है, तो समझ में आ रहा है अपने को। चलो पहले सेंटर ऑफ मास ढूंढते हैं इसका, तो समझ में आता है कि सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे कहीं होगा। अब इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो इन दोनों के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन पे ही कहीं होगा, मतलब यहाँ कहीं होगा। तो यहाँ कहीं अगर होगा तो ये एंगल 45 हो गया, ये L/2 हो गया, ये भी अपना L/2 हो गया। तो ये चूंकि ये वाला ये ऐसा कर लेते हैं, जो XCM होगा m इंटू L/2 प्लस 0/2m मतलब L/4, और जो कि सिमेट्रिकल एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट L/4, L/4 होगा। यानी इनका सेंटर ऑफ मास जो है वो सही मायने में इधर कहीं आ रहा है, मतलब यहाँ से L/4, यहाँ से L/4, यानी कुछ ऐसा रहा होगा। अब जब ये वाला L/4 है तो ये वाला अपना 3L/4 होगा, और आप कह रहे हो कि ये वाला L/4 है और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के ठीक नीचे सेंटर ऑफ मास है, तो इक्विलिब्रियम का ये वाला एंगल हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं एज tan थीटा इज इक्वल टू L/4/3L/4। तो आप देख सकते हो इतना आ जाएगा ये, यानी इक्विलिब्रियम में जो एंगल आएगा वो ये होगा। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, आप बहुत जगह इसको लगा सकते हो। जैसे और एग्जांपल समझाता हूँ, देखो अब सेमी सर्कुलर रिंग को देखो। अगर सेमी सर्कुलर रिंग इक्विलिब्रियम में आएगा, मान लो कि सेमी सर्कुलर रिंग पहले ऐसे था, ऐसे था, आपने रस्सी वस्सी से पकड़ कूट रखा होगा मान लो। अब जैसे ही आपने छोड़ा तो ये इक्विलिब्रियम में आएगा और इक्विलिब्रियम में ऐसे आएगा कि सेंटर ऑफ मास, चूंकि सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ होता है, ये डिस्टेंस हमें पता भी है 2r/पाई। यानी जैसे हम रिंग को पकड़े हुए और छोड़ेंगे तो रिंग अपने आप को ऐसे अलाइन करना चाहेगा कि सेंटर ऑफ मास पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के ठीक नीचे आ जाए, यानी ये कुछ ऐसे भागना चाहिए, ऐसे। तो आप देख सकते हो कि अब सेंटर ऑफ मास हम कह रहे हैं कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के ठीक नीचे आ गया। तो समझ में आता है कि ये डिस्टेंस अपना है 2r/पाई और ये डिस्टेंस अपना है r, तो ये एंगल हम निकाल सकते हैं, ये तो 90 है ही। तो आप देख सकते हो कि tan थीटा जो है वो आ जाएगा 2r/पाई, इतना तो ये आ जाएगा 2/पाई। तो थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स ऑफ 2/पाई। कोई भी रिजिड बॉडी का आप ले लोगे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो जैसे टी शेप का रॉड था, अब टी शेप का रॉड ऐसे दिखता था पहले, अब उसको इस पॉइंट के अबाउट हिंज कर दिया, तो
पहले तो ये समझ में आ रहा है कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो दोनों के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा और ये डिस्टेंस L/4 होने वाला है। तो अगर हम इस पॉइंट के अबाउट सिस्टम को हिंज करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, ऐसा, ऐसा और ऐसा। और यहाँ आपने अगर हिंज किया है तो सेंटर ऑफ मास एकदम ठीक नीचे नजर आएगा। सेंटर ऑफ मास ठीक नीचे नजर आएगा मतलब ये वाला आपका L/4 हो गया और ये वाला आपका L/2 हो गया। तो ये एंगल हमारा फिर से निकल आया। तो आप देख सकते हो जो tan थीटा होगा ये आ गया L/4/L/2 मतलब हो गया 1/2, यानी थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स ऑफ 1/2। मतलब कोई भी आप सिस्टम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। जैसे मान लो अभी हमने ये केस किया भी है, रिजल्ट भी हमें याद है। इसका इतना बड़ा पार्ट हमने काट के निकाल दिया है, लेकिन इस बार हिंज इसको यहाँ से कर दिया। अभी हम इस डिस्क को पकड़े हुए हैं, तो सेंटर ऑफ मास जब यहाँ है और हम जानते हैं सेंटर ऑफ मास यहाँ से R/6 दूरी पे होता है, यानी बॉडी को अगर हम छोड़ेंगे तो बॉडी राइट की तरफ भागेगा और बॉडी अपने आप को कुछ इस तरह से अलाइन करेगा कि सेंटर ऑफ मास उसके ठीक नीचे आ जाए। ठीक है, तो ज्योमेट्री फाइनली कैसे बनेगी देखो, ये ऐसा, ये ऐसा, लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा ऐसा और ये बन जाएगा ऐसा। यानी ये नजर आएगा ऐसा। समझ में आ रहा है कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जो है ये वाला पॉइंट यहाँ नजर आएगा। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस अपने को पता है और ये वाला भी अपने को पता है, तो ये एंगल निकाल सकते हैं हम। tan थीटा कर देंगे R/6/R, यानी थीटा की वैल्यू। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी ज्योमेट्री के लिए ये काम कर सकते हो। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान भी रखें आप। ठीक है, और भी आप एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मान लीजिए ये रॉड है, अगर हम यहाँ फोर्स लगाएं, इस रॉड को टेबल पर रखा और हमने यहाँ फोर्स लगाया है, तो क्या होगा, रॉड जो है वो ट्रांसलेट भी करेगा प्लस रोटेट भी करेगा, क्योंकि रॉड अभी फ्री टू मूव है। लेकिन अगर आप रियलाइज करो कि अगर हम जो रॉड है उसके सेंटर ऑफ मास पे अगर फोर्स लगा दें तो ये रॉड रोटेट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट करेगा। देखो, दो चीज़ें समझना है कि किसी भी सिस्टम को अगर आप हैंग करोगे तो एक बात कंफर्म है कि हैंग करने पे जो उसका सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से ठीक नीचे आएगा। और दूसरा, अगर हम किसी भी ज्योमेट्री पे किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे, वहाँ पे जहाँ से सेंटर ऑफ मास पास हो रहा है तो बॉडी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट होगी, रोटेट नहीं होगी। जैसे कभी कभी आ जाएगा, बताओ कि ये ज्योमेट्री को देखो और बताओ कहाँ फोर्स लगाएं कि बॉडी सिर्फ ट्रांसलेट होगी। रॉड का लेंथ वेंथ सेम है, मिड पॉइंट पे अटैच किया है, ऐसे बोल दिया तो समझ में आता है कि इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, इस रॉड का यहाँ होगा और कॉमन सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा। यानी ये डिस्टेंस जो है वो L/4 होगा, या फिर ये डिस्टेंस कह लो तो ये 3L/4 होगा।
यहाँ पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी विल ट्रांसलेट ओनली। तो आई होप ये थोड़ा सा बड़ा वीडियो लेक्चर हो गया, लेकिन हाँ ये बहुत काम का टॉपिक है, इसमें हमने बहुत सारी बातें डिटेल में डिस्कस की है। आप इसको अच्छे से गो थ्रू हो जाए और जो भी आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, लेकिन हाँ वीडियो को पूरा देखें तभी आपको बेनिफिट होगा। थैंक यू।